जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन्स के बारे में। दिस इज़ योर फोर्थ हेड ऑफ इनकम आफ्टर योर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंड कैपिटल गेन का मुराद ये है कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट ख़रीदते हैं और उसको आपने कुछ अर्सा होल्ड किया और होल्ड करने के बाद आपने उसको बाद में सेल कर दिया, तो आपको उसकी वैल्यू में कोई एप्रिसिएशन हुई, आपको कोई फ़ायदा हो गया। फॉर एग्जांपल आपने जितने का ख़रीदा था उससे महंगा बेच दिया, तो जो डिफरेंस होगा, जो आपको बेनिफिट होगा, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है। इसमें कैपिटल गेन्स मुख्तलिफ तरह के कैपिटल एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अभी वो हम टैक्स की डेफिनेशन देखेंगे, कैपिटल एसेट्स किन किन को वो मानता है। ठीक है। टैक्स की डेफिनेशन डिफरेंट है अकाउंटिंग डेफिनेशन से। और याद रखेंगे कि कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट दो तरह के कैपिटल गेन्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे कैपिटल गेन्स हैं, कुछ ऐसे कैपिटल एसेट हैं और फिर उनका कैपिटल गेन है जो कि नॉर्मल टैक्स रजीम में टैक्स किया जाता है। जैसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी को टैक्सेबल इनकम में ऐड करते रहते हैं और बाद में जाके स्लैब रेट देख के तो टैक्स लगाते हैं। इसे नॉर्मल टैक्स रजीम कहते हैं, जिनके अपने सेपरेट रेट नहीं होते। कुछ ऐसे कैपिटल गेन्स हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिकली रेट दे दिया गया है, जो कि सेपरेट ब्लॉक इनकम में जाके टैक्सेबल होते हैं। तो देखते हैं जी कैपिटल गेन्स क्या है। सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट by a person in a tax year other than a gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head कैपिटल गेन्स। तो सिंपल उसने ये बताया कि कैपिटल एसेट पे जो सेल करने से आपको गेन अराइज होगा, उसे कैपिटल गेन के हेड में आपने टैक्स करना है। ठीक है। गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट टू बी टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो आगे कैपिटल एसेट क्या होता है वो देख लेते हैं। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है। तो कैपिटल एसेट कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जो कि किसी बंदे के पास कोई होल्ड कर रहा होगा, उसके पास मौजूद होगी, चाहे वो बिजनेस से कनेक्शन है या नहीं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कैपिटल एसेट में उसने कह तो दिया कि हर तरह की प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी वो एक्सेप्शंस उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एनी स्टॉक इन ट्रेड। आपके बिजनेस का जो भी आपने स्टॉक रखा होता है, ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो उसमें शेयर्स वगैरह को नहीं लेना। आगे चलते हैं। उसने कहा एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसपे आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउ होती है कि आप माइनस कर लें अपनी इनकम में से, वो तमाम तरह एसेट भी जो कि सेक्शन 24 और 22 में आपको मिल जाएंगे। कुछ इंटेंजिबल होते हैं, उनके अमोर्टाइजेशन निकलती है, तो उनका वो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इस पर अलाउड है, वो एसेट भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं होंगे। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 और द सेक्शन 38। तो इसमें कोई भी आपका अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगी कैपिटल एसेट के अंदर। उसमें से वेयरिंग अपैरल, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह उन्होंने बता दिया। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ के कोई भी चीज़ इनमें से इंसान ने, वो मूवेबल चीज़ें जो कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी है, या आपके किसी मेंबर ऑफ फैमिली ने जो कि आपका डिपेंडेंट है तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए की, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट देखते हैं, क्या फिर होगा क्या कैपिटल एसेट, उसकी कुछ एग्जाम्पल देख लें। पेंटिंग और वर्क ऑफ आर्ट, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क किया है किसी बंदे ने, वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि ये अक्सर काफ़ी महंगी बिकती हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल एसेट कंसिडर कर रहे हैं। एंटीक और ज्वेलरी, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एज अ हॉबी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, कोई ख़ास पुराना कोई नुस्खा लिखा हुआ पड़ा है, नुस्खे से मुराद है कि कोई रिटन डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत हिस्टोरिकल नेचर का है। शेयर इन पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में किसी का शेयर है। मुशारका सर्टिफिकेट है, मुदारबात सर्टिफिकेट है, ये पार्टनरशिप्स हैं इस्लामिक। टीएफसीज हैं, टर्मिनल सर्टिफिकेट्स, पीटीसीज हैं, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स,
लीज होल्ड राइट्स, ये तमाम चीज़ें एग्जांपल्स हैं कैपिटल एसेट की। देख सकते हैं इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ भी आ रही हैं और ये एंटीक ज्वेलरी वगैरह भी इसमें आ जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के कैपिटल गेन की वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी। इसके दो केसेस हैं। अगर तो एसेट आपने 1 साल के बाद बेचा है, डिस्पोजल का मतलब है बेचना, तो अगर आपने डिस्पोजल 1 साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर किया है तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी सेल प्रोसीड्स हैं, सेल करने से जो आपको पैसे मिले माइनस कॉस्ट, जो आपको कॉस्ट पड़ी एसेट की उसको माइनस कर देंगे। सिंपली सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट, तो ये कैपिटल गेन होगा और ये फुली टैक्सेबल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने एसेट होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से ज़्यादा था, यानी कि आपने 1 साल के बाद डिस्पोज किया एसेट को, तो फिर आप जो इसको गेन की अमाउंट को 75% तक कंसीडर करेंगे, यानी कि 25% एक तरह से आपको डिडक्शन मिल गई या एग्जाम्पशन मिल गई उसके ऊपर। सेल प्रोसीड्स लेंगे, उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा गेन का, इसकी 75% वैल्यू लेंगे, यानी कि 3/4 मतलब 75%, या 25% इसमें से लेस कर दें, एक ही बात है, बस 75% जाएगा। तो सिंपल ये है कि अगर साल के अंदर अंदर आपने एसेट बेचा है तो फिर आपको गेन पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा, कंसीडर होगा। अगर आपने साल से ज़्यादा देर 1 साल रखने के बाद बेचा है एसेट, उस पर गेन हुआ, तो फिर गेन की अमाउंट सिंपली 75% ऑफ द गेन मानी जाएगी, 25% आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। जो बी पार्ट था आपका पीछे ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में, बी की वैल्यू के लिहाज से वो बता रहा है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द कंपोनेंट बी ऑफ द फॉर्मूला इन सेक्शन 2, नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अमाउंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। जब हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट की वैल्यू में आपने कौन सी चीज़ नहीं लेनी, वो ये है कि दैट इज और मे बी डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज रिफर टू सेक्शन 21। अगर आपको कहीं और किसी दूसरे हेड में किसी चीज़ पर डिडक्शन मिल रही है, वो माइनस कर रहे हैं आप कहीं से इनकम में से, यानी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसको अगर दूसरे हेड में कहीं माइनस करें तो यहाँ पे उसे कॉस्ट ऑफ एसेट कंसीडर करके बेनिफिट नहीं ले सकते। आगे चलते हैं। व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। तो कब हम कैपिटल एसेट की कॉस्ट फेयर मार्केट को कंसीडर करेंगे। देखें, कई दफ़ा आपको एसेट जो है वो आप ख़रीदते नहीं है, लेकिन एसेट आपको मिल जाता है और उसके बाद जाके आप एसेट सेल करते हैं, तो उसमें आपको सेल प्रोसीड्स तो मिल जाएंगी जितने का आपने सेल किया, लेकिन एसेट की कॉस्ट क्या थी, क्योंकि आपने तो एसेट खरीदा ही नहीं, आपको इनहेरिटेंस में विरासत में मिल गया। तो फिर उसकी कॉस्ट कंसीडर करने के लिए आप देखेंगे कि आपको वो एसेट जब ट्रांसफ़र हुआ था तो उस डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या थी। इसको पढ़ लेते हैं। वेयर द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अंडर अ गिफ्ट। अगर आपको गिफ्ट मिला, बिक्वेस्ट और बिल, कोई वसीयत वगैरह से आपको एसेट मिल गया, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन। ठीक है, आपको इनहेरिटेंस से जानशीन बनने पर, यानी कि सक्सेशन वगैरह में मिल गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह अगर डिसोल्यूट हुआ उसमें आपको एसेट मिल गया। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, उसमें कोई एसेट मिल गया। तो इन तमाम केसेस में एसेट आपको ट्रांसफ़र हुआ है या आपने एक्वायर किया है, आपने ख़रीदा नहीं है, लिहाजा आपकी कॉस्ट देखने में कुछ भी नहीं होगी ज़ाहिरी तौर पे। तो इसलिए इस केस में द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, और वो भी याद रखें ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर और एक्विजिशन, जिस डेट पर कोई एसेट ट्रांसफ़र हो गया या आपने एक्वायर कर लिया, बाय द पर्सन शैल बी ट्रीट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट कंसीडर किया जाएगा।